अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले शुमाली वजीरिस्तान की खबर शामिल करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया गया जिसमें हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक अलीम खान खुशी ग्रुप से था। ये सब कुछ इस सिलसिले में मालूम हो सका। शुमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया गया और इस ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। इनके बारे में मालूमात भी आ रही हैं। बिल्कुल, ISPR की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है कि दहशतगर्द मीर अली के रिहायशी मलिक रईस के कत्ल में मुलव्विस थे। ये दहशतगर्दी की कई वारदातों में मुलव्विस और पुलिस को मतलूब थे। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, कितनी बड़ी कामयाबी और कार्रवाई है ये सिक्योरिटी फोर्सेस की? जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक तो ये शुमाली वजीरिस्तान का इलाका मीर अली है जहाँ पर खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया और इसमें बड़ी कामयाबी ये मिली है कि 2 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक कर दिए गए हैं। दहशतगर्दों का ताल्लुक अलीम खान खुशहाली ग्रुप से था और ये दहशतगर्द मीर अली के रिहायशी मलिक रईस और इसके साथ साथ कई वारदातों में मुलविस थे और दहशतगर्दी की कई वारदातों समेत पुलिस को भी मतलूब थे। और काफ़ी अहम कामयाबी जो ये समझी जा रही है जो कि आज सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों को मिली है और 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक ये मीर अली का है जहाँ पर खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया था। अपडेट्स के शुक्रिया उस्मान। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में मुलजिमान ने दिन दहाड़े खातून को कत्ल कर दिया। 2 मुलजिमान ने ताक़ुब के बाद मकतूला की गाड़ी पर फायरिंग की। 9mm पिस्टल की एक गोली गर्दन के नीचे लगी। इस वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर इस वाक़े को घरेलू झगड़े पर कत्ल करार दिया है। नाजिमाबाद थाने में इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज अली कादरी। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में दिन दहाड़े कत्ल की वारदात। गुलशन इकबाल की रिहायशी फातिमा पर फायरिंग करते 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फातिमा अपनी बहन और 2 दोस्तों के हमरा इंटरपोर्ट ऑफिस गई जहां से फॉर्म लेकर वापसी रवाना हुई तो मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने ताकुब किया। फुटेज में गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता होते ही एक मुलजिम को फायरिंग करते देखा जा सकता है। ऐनी शाहिद के मुताबिक फायरिंग के बाद लड़कियों की गाड़ी करीब मौजूद दूसरी गाड़ी से जा टकराई। आवाज़ आई थी जैसे पटाखा चलता है, तो थोड़ी देर के बाद गाड़ी यहाँ पहुँची है लेकिन गाड़ी के साथ आगे टकराई है। तो गाड़ी में साथ टकराने के बाद मतलब कि पता चला बच्चियाँ निकली गाड़ी में से और पता चला कि वो उसको गोली लग गई है बच्ची जो चला रही थी गाड़ी। कत्ल का मुकदमा नॉर्थ नाजिमाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है मकतूला को 9mm पिस्तौल की एक गोली गर्दन के नीचे लगी जबकि वाकया घरेलू झगड़े का शाखसाना लगता है। लड़कियों से लूट मार भी नहीं की गई। दूसरी जानिब फातिमा के शौहर से इख्तलाफात भी चल रहे थे। मकतूला समाजी रहनुमा मोहम्मद फिरोज की दूसरी बीवी की बेटी है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। रावलपिंडी में कम उम्र घरेलू मुलाजिम पर मालिकन का तशद्दुद। पुलिस ने वीडियो में नजर आने वाले घर को तलाश करके मुतासरा बच्चे को हिफाजती तहवील में ले लिया। सदाकत अली की रिपोर्ट। ये मजलूम बच्चा किसका है? मासूम पर तशद्दुद करने वाली खातून कौन और कहां की रिहायशी? रावलपिंडी पुलिस वीडियो की रोशनी में हक़ाइक़ तक पहुंच गई। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ओकाड़ा का 12 साला अफजाल अली रावलपिंडी के इलाके गुलरेज में मोहम्मद शहजाद के घर काम करता था। वीडियो में मासूम फूल के गालों पर जूते मारती और चीखती चिल्लाती खातून घर की मालिकन है। नन्हे अफजाल ने अपने वालिदैन से दूर गैरों की नौकरी करने की वजह और अपने ख्वाब भी बता दिए। यहाँ पे कितने अरसे से रह रहे हो? 3 साल। 3 साल से। अम्मी अब्बू क्या करते हैं आपके? अम्मी अब्बू रिक्शा चलाते हैं जी। अम्मी घर में रहती। तुम यहाँ पे अपनी खुशी से काम कर रहे हो? नहीं, बाबा की खुशी है। बाबा की खुशी। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तो बस पढ़ना चाहता था। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद थाना एयरपोर्ट पुलिस ने मुतासरा बच्चे को हिफाजती तहवील में लेकर उसके वालिदैन से राब्ते की कोशिशें शुरू कर दी। SP पोठोहार सैयद अली कहते हैं मुलजिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। लाहौर में ही मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स की सबसे बड़ी मार्केट में लगने वाली आग से दुकानदारों के करोड़ों रुपए राख हो गए। ताजिरों ने हुकूमत से नुकसान के अजाले के लिए अपील की है। रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। बरसों की मेहनत से खड़ा किया गया कारोबार खाक हो गया। उम्र भर की जमा पूंजी अब राख का ढेर है। हफीज सेंटर के ताजिर सड़क पर आ गए।
40 साला फयाज अहमद भी इन्हीं दुकानदारों में शामिल हैं, जो प्लाजे में गुज़िश्ता रोज की आतिशज़दगी से शदीद मुतासिर हुए। हमें कोई पता नहीं है कि हमारी शॉप बची है या क्या हुआ है, कितना नुकसान हुआ है या जो भी है मसला, लेकिन बहुत टेंशन की बात है। 18 साल की मतलब कि ये सारी मेहनत थी, अब कोई इल्म नहीं है कि क्या सूरत हाल है और क्या नहीं। ताजरों का कहना है कि दुकानदारों की अक्सरियत ने इंश्योरेंस नहीं कराई थी। करोड़ों का अरबों का नुकसान हुआ है और जो ये नुकसान है वो एकदम से पूरा तो कर नहीं सकते। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी हेल्प की जाए, हमारे साथ मिलके हमारे प्लाजे को दोबारा से सही किया जाए और हमारा कारोबार चल सके। आग लगने से प्लाजे का सामने का हिस्सा और 3 फ्लोर मुकम्मल जल चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 800 दुकानें मुतासिर हुई हैं। इमदादी टीमों ने 15 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अपोजिशन रहनुमा मीडिया की आज़ादी के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन कल के जलसे में सच दिखाने पर समा के रिपोर्टर संजय साधवानी को जियालों ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। वजीर आला सिंध ने एक्शन का वादा किया, लेकिन 24 घंटे बाद भी कुछ ना हुआ। मीडिया को आजादी दो, जो सच है वो दिखाने दो। मीडिया पर ताला है बात करने की आजादी। इन सब आजादियों का ज़ामन जमहूरी निज़ाम है। बिलावल साहिब जब अपने जोशीले खिताब में मीडिया की आजादी का मुतालबा कर रहे थे, उससे कुछ देर पहले जलसागाह में सच दिखाने पर जियाले समा के रिपोर्टर को बालों से पकड़कर घसीट रहे थे, उनके कपड़े फाड़ रहे थे। मगर मीडिया की आजादी की फिक्र में दुबले होने वाले बिलावल ने इस जुल्म पर लबकुशाई न की। भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। फिर मरियम नवाज आई, खिताब में बताया कि नवाज शरीफ को मीडिया आजादी की कितनी फिक्र रहती है। वो कहते हैं मीडिया को आजाद करो, वो कहते हैं मीडिया को हक बात कहने की सजा मत दो। मीडिया की आजादी का मुतालबा करने वाली मरियम साहिबा ने भी समा के रिपोर्टर पर तशद्दुद की मुजम्मत तो दूर, तस्करा तक न किया। वजीर आला सिंध ने एक्शन का वादा तो किया, मगर एक दिन गुजरने के बाद भी गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मीडिया और समा को खिराज तहसीन जो सच था वो सबको दिखाया। पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने बाग़ जिन्ना जलसे की कवरेज पर मीडिया के किरदार को सराहा। समा और समा के रिपोर्टर संजय साधवानी का जिक्र किया। टीवी ने इनका कट्टा छट्टा खोला कि लोग किस तरह बिरयानी खा के भाग रहे थे, और 1.25 करोड़ से जायद का जो शहर है और पूरे सिंध के अंदर सरकारी सतह पे जो है वो सरकारी मुलाजमीन को इकट्ठा करके भी ये 8000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सके। उन्होंने थोड़ा सा नक्शा क्लियर किया समा टीवी ने, तो उसके रिपोर्टर को जिस तरह मारा पीटा गया वहां पर, मैं उसकी भी पुरजोर मजम्मत करूंगा। यहाँ पर आपको अहम खबर दें, कैप्टन सफदर गिरफ्तार हुए, रिहा हो गए। आईजी सिंध के अगवा की खबरें चलती रहीं, मगर वजीर इत्तलात सिंध कौमी टीम की सिलेक्शन पर परेशान नजर आए। ये सारे का सारा मामला जानने की कोशिश करेंगे। कैप्टन सफदर गिरफ्तार हुए, रिहा हो गए, आईजी सिंध के अगवा की खबरें, ये भी नशर होता रहा, लेकिन वजीर इत्तलात सिंध कौमी टीम की सिलेक्शन पर परेशान। इसी सब के ऊपर बात करते हैं। समा के नुमाइंदा संजय साधवानी हमारे साथ हैं। संजय, जरा सारे का सारा मामला, सारी की सारी बात हमें समझाइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज कैप्टन सफदर को कराची में गिरफ्तार किया गया। आईजी सिंध के जो है वो अगवा की खबरें मार्केट में गर्दिश करती रही, और इसके अलावा लेकिन आप तो सिंध हुकूमत को परेशानी है, तो कौमी टीम की जो सिलेक्शन है उसमें है वजीर इत्तलात सिंध की जानिब से एक ट्वीट किया गया है जिसमें कहा गया है कि कौमी क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन की गई है वो तासुब पर है, और इसके अलावा अजीब व गरीब किस्म का ये इल्जाम जो है वो लगाया गया है सिलेक्शन पर। कहा गया है कि अब सिंध की आवाम इस पर खामोश नहीं बैठेगी। अफसोस की बात है क्रिकेट टीम में सिंध का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं है, लेकिन जो टीम ऐलान की गई है उसमें हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन टीम में शामिल है। लेकिन वजीर इत्तलात के जो ट्वीट्स है उनमें उन्होंने लिखा है कि सिंध का कोई प्लेयर जो है वो कैप्टन क्रिकेट टीम में शामिल नहीं है। अब हम खामोश नहीं रहेंगे, इस खामोशी जो बैठना अब हम गवारा नहीं है, और अब जो है वो हम इसके खिलाफ भरपूर आवाज उठाएंगे। बाकी जिन बातों के ऊपर उनको आवाज उठानी चाहिए, काम करना चाहिए, उसका क्या बना संजय? देखिए, जो आज
सारा दिन गुज़िश्ता रोज से लेकर रात तक जो है वो बातें चलती रही, वो बातें ही होती रही, उसके ऊपर इनकी तरफ से कुछ वाज़ेह तौर पे आ नहीं सका सामने। शोएब जट हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। शोएब बताइएगा सारा मामला है क्या, और सेलेक्टर्स की जानिब से कराची का कोई प्लेयर नहीं लिया गया जिम्बाब्वे के दौरे के हवाले से? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। जो टीम अनाउंस हुई है उसमें सिर्फ सिंध का एक ही खिलाड़ी है और उसका नाम मोहम्मद हसनैन है। अलबत्ता जो बात है वो ये है कि कराची की पहली मरतबा छुट्टी कर दी गई है। कराची का कोई भी खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान टीम में नहीं लिया गया। 22 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया गया और उस 22 रुकनी में किसी एक भी कराची के खिलाड़ी को मौका नहीं दिया गया। सरफराज अहमद की छुट्टी कर दी गई। उसके अलावा जो है वो जो प्लेयर्स थे जो डिजर्विंग थे उनको नहीं लिया गया और कई पर्चियां जो है वो स्क्वाड में आ गई हैं। अलबत्ता मोहम्मद हसनैन जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है उन्हें जरूर लिया गया और यही कहा जा रहा है कि उन्हें भी सिंध के कोटे पे ले लिया गया है क्योंकि वो फिटनेस से जो है वो मसाइल से दो चार थे। उसके बावजूद उनकी टीम में आना जो है वो हैरानकुन है। अलबत्ता सरफराज अहमद का पत्ता बड़ी खूबसूरती से साफ किया गया है। कराची वालों को बिल्कुल ही क्रिकेट से बाहर कर दिया है। शायद नासिर हुसैन जो है वो कराची जो है वो कहना चाह रहे होंगे लेकिन उन्होंने सिंध ने लिख दिया क्योंकि उनके सर पे आजकल जो है वो सिंध की सियासत सवार है। अलबत्ता कराची के लड़के जो है वो पूरी तरह टीम से बाहर हो गए हैं। अपडेट्स के लिए शुक्रिया फैसल और संजय। पीडीएम के कराची जलसे में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद अशरफजई ने उर्दू से तासुब का मुजाहरा किया। उर्दू में खिताब करते हुए उर्दू को लेंगुआ फ्रैंका का, लेकिन फिर उसके बाद में भी क्या कुछ होता रहा हम आपको दिखा देते हैं। उर्दू लेंगुआ फ्रैंका है लेकिन हमारी अपनी जुबान नहीं है। बाग़े जिना जलसा, उर्दू बोलने वालों के शहर पर भरे मजमे में उर्दू जुबान पर उर्दू जुबान में हमला। पश्तो का एहतराम हो, बलोची का एहतराम हो, बरावी का एहतराम हो, सिंधी का तो है, सिंधी तो यहाँ की कौमी जुबान है। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के कायद महमूद खान अचकजई ने पहले अपनी मालूमात के मुताबिक सिंधी को कौमी जुबान करार दिया, फिर उर्दू जुबान को मिक्स प्लेट बना दिया, इसे मुकामी जुबानों के बीच लिंगुआ फ्रैंका करार दे दिया। उर्दू लेंगुआ फ्रैंका है लेकिन हमारी अपनी जुबान नहीं है। जलसे में कोई उर्दू बोलने वाला मुकर्रर होता तो शायद अचकजई को बताता कि पाकिस्तान की कौमी जुबान क्या है, मोहम्मद अली जिन्नाह ने किसे कौमी जुबान करार दिया था और जिस बाग में वो खड़े लिसानी फसाद मचा रहे थे उसका नाम भी कौमी जुबान में है। मज़ार कायद के साए तले कौमी ज़बान उर्दू, इसकी तस्दीक। MQM के रहनुमाओं ने उर्दू को कौमी ज़बान का दर्जा देने का फैसला गलत कहने वालों को मुल्क दुश्मन करार दिया। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। कराची जलसे में महमूद अचकजई के उर्दू मुखालिफ बयान पर MQM मैदान में आ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फैसल सजवारी ने अपोजिशन पर कड़ी तनकीद की। आप यहाँ जलसा करने आए और आप जिस जबान में तकरीर कर रहे हैं उसी की तज़हीक करें और कहें कि मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्दू को कौमी जबान बनाने का फैसला गलत था, हम नहीं मानते। फैसल सजवारी ने वाजे कर दिया कि जो सियासी जमात कराची आकर कायदे आजम और उर्दू जबान को ना माने उसे कराची वाले वोट नहीं देंगे। जो आदमी आकर कराची में उर्दू की कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की तज़हीक करेगा नहीं देगा कराची उसको। MQM रहनुमा ख्वाजा इज़हार ने उर्दू जबान के मुखालफिन को कौल याद दिला दिया। 21 मार्च 1948 को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि जो शख्स आपको कौमी ज़बान उर्दू के खिलाफ बरगलाए या उर्दू को कौमी ज़बान तस्लीम करने से इनकार करे वो पाकिस्तान का दुश्मन है। MQM रहनुमाओं का कहना था ये चीज़ अच्छी नहीं कि कराची से वोट ना मिलने पर उर्दू को कौमी ज़बान मानने से ही इनकार कर दिया जाए। नवाज शरीफ मफरूर हैं, जानबूझकर खुद को अदालती कार्रवाई से छुपा रहे हैं। अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर आज़म की तलबी के लिए अखबारात में इश्तिहारात छप गए, लेकिन लीगी कायद को 24 नवंबर को पेश होने की मोहलत ज़रूर दी गई है। सुहेल रशीद रिपोर्ट कर रहे हैं। नवाज शरीफ हाजिर हों। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बाकायदा इश्तिहारी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर 2 अखबारात में तलबी का इश्तिहार लग गया। पाकिस्तान के मुकामी उर्दू और अंग्रेजी रोजनामा के साथ साथ उनके लंदन एडिशन में भी इश्तिहार शाया हुए हैं।
इश्तिहार के मुताबिक नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में 10 साल जबकि अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा हुई थी। 19 सितंबर 2018 को सजा मुअत्तल होने पर वो जमानत पर रिहा हुए। साबिक वजीर आजम की अपील जेर समात है और वो अदालत में हाजिर नहीं हो रहे। इश्तिहार के मुताबिक मफरूर नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई से खुद को छुपा रहे हैं। उन्हें हुक्म दिया जाता है कि वो 24 नवंबर को अदालत में पेश हो जाएं। पीडीएम कराची जलसे से नवाज शरीफ की तकरीर क्यों नहीं कराई गई? शहला रजा ने वजह बता दी। पीपी रहनुमा का कहना है कि जलसे में एक भी फालतू खिताब नहीं कराया गया। पीएम की पूरी 11 जमातें थी और 11 जमातों के लोगों ने स्पीच की। एक चीज भी फालतू कहते हैं कि किसी शख्स की नहीं कराई गई। गुंजाइश नहीं कि कोई चीज और भी बोले। मरियम साहिबा ने 40 मिनट से ज्यादा बात। घोटकी में बेनामी अकाउंट स्कैंडल सामने आया। पेशे से धोबी रमेश कुमार अरबपति निकला। मेहनत कश को एफबीआर की जानिब से 13.25 अरब रुपए का नोटिस मिला तो वो सर पकड़ के बैठ गया। साहिल जोगी की रिपोर्ट देखिए। शुगर माफिया का अरबों रुपए का फ्रॉड बेनकाब। बेनामी अकाउंट का एक और बड़ा स्कैंडल। घोटकी के रिहायशी साबिक सैनिटरी वर्कर के नाम पर शुगर मिल से गुज़िश्ता 4 साल के दरमियान 12 अरब 78 करोड़ 71,45,355 रुपए की चीनी खरीदी गई। एफबीआर की जानिब से नोटिस मिला तो मेहनतकश परेशान हो गया। रमेश कुमार कहता है नौकरी छोड़ दी, अब धोबी का काम करता हूँ, मुझ गरीब के पास इतने पैसे कहाँ। मैंने 2009 में नौकरी की थी वलुमार गांव में असल, और 2018 में मैंने नौकरी छोड़ दी है। उधर में वाशरमैन था। एनएसी हम देते हैं उधर शुगर मिल में, सारे मुलाजिम जो भी है एनएसी उधर देते हैं। रमेश कुमार ने एफबीआर ऑफिस में जाकर वजाहत भी पेश कर दी। साल खन पहले पता चला था, उसके बाद हमने जो है वकील करके वापसी जवाब भेज दिया था उन्हों को। मेहनत कश के तहरीरी जवाब के बाद एफबीआर सक्खर ने तफ्तीश का दायरा वसी करते हुए तहकीकात में गुलाम मोहम्मद मेहर शुगर मिल घोटकी को शामिल कर लिया है। वज़ार कायद बेहुरमती केस की बात करते हैं। नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 12 घंटे बाद जमानत पर रिहाई मिल गई। उन्हें बख्तरबंद गाड़ी में सिटी कोर्ट लाया गया। पेशी के मौके पर कमरा अदालत के अंदर और बाहर शदीद बेनज़मी देखने में आई। मरियम नवाज के शौहर को कराची के होटल से सुबह 6 बजे गिरफ्तार किया गया था। रिहाई के बाद कैप्टन सफदर ने दावा किया वो मज़ार कायद पर मुराकबा और अहद व पैमा करने गए थे। मज़ारे कायद की बेहुरमती पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सुबह सवेरे कराची के निजी होटल से गिरफ्तार करके अजीज भट्टी थाने मुंतकिल किया गया। थाने मुंतकली के बाद लीगी रहनुमा का मोबाइल फोन पुलिस ने तहवील में ले लिया और उन्हें नाश्ते में चाय बिस्किट पेश किए गए। दोपहर को उन्हें बख्तरबंद में बिठाकर सिटी कोर्ट लाया गया, जहां मतवालों की बड़ी तादाद पहले से मौजूद थी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में लीगी रहनुमा की पेशी से कबल ही समाअत का आगाज हो चुका था। कमरा अदालत में नून लीग और पीटीआई वकला में तल्ख कलामी भी हुई, जिसके बाद मौजिज जज अपने चैम्बर में चले गए। समाअत का दोबारा आगाज हुआ तो अदालत ने कैप्टन सफदर की जमानत 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज मंजूर कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा ने पीटीआई पर सियासी इंतकाम का इल्जाम लगा दिया। चेयरमैन नेब जावेद इकबाल, डीजी नेब जो लाहौर है, उनके खिलाफ इरादा कत्ल की दरख्वास्त दी है। ये उस एफआईआर का रिएक्शन था कि एक झूठी एफआईआर मेरे ऊपर की जाए। कैप्टन सफदर का कहना था कि उन्होंने मज़ारे कायद पर मुल्क के लिए दुआएं की थीं। बाबा कौम के कदमों में खड़े होकर कल एदो पैमा किया, मैंने उनसे मुराकबा किया, मैंने उनसे गुफ्तगू की। लोग दवा कर रहे थे, मैं मुराकबा कर रहा था। रिहाई के बाद लीगी रहनुमा को होटल ले जाया गया, जहां से वो लाहौर के लिए रवाना हो गए। कराची में कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर वजीर आला सिंध आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, अपडेट्स हासिल करेंगे। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, क्या बता रहे हैं इस हवाले से? जराए का
कि सिंध हुकूमत ने अपनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुशावरत की गई थी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी मशवरा लिया गया है, जिसके बाद अब सिंध हुकूमत की जानिब से कल बाज़ाब्ता तौर पर कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर मौक़िफ़ देने का फैसला किया गया है। कल जो दोपहर 1 बजे वज़ीर-ए-आला हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए अहम है क्योंकि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद बाज़ाब्ता तौर पर सिंध हुकूमत के किसी आला शख्सियत की जानिब से मौक़िफ़ सामने नहीं आया था, लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर से मुशावरत करने के बाद वज़ीर-ए-आला सिंध और इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा है कि आईजी सिंध के हमरा कल दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। हो सकता है आईजी ना भी हो, लेकिन वज़ीर-ए-आला यकीनन अपनी जो हुकूमत की पॉलिसियां हैं उसके हवाले से आगाह करेंगे कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई और जो आईजी सिंध के अगवा की बातें गर्दिश में है उसकी भी वज़ीर-ए-आला सिंध तरदीद या तस्दीक करेंगे। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया संजय। कैप्टन सफदर की जमानत कब मंजूर होगी? अदालत में मौजूद लीकी वकला लाइल्म थे, लेकिन मरियम नवाज ने 1 घंटा पहले ही भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि कैप्टन सफदर को जमानत मिल गई, वो उनके साथ ही लाहौर वापस जाएंगे। मरियम नवाज को पेश की इत्तला किसने दी? सवाल उठने लगे। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त था 4:30 बजे। अचानक उनका चेहरा खुशी से दमक उठा और उन्होंने खबर सुनाई। मुझे अभी मरियम औरंगजेब साहिबा, हम दोनों इंशाअल्लाह कराची से इसलिए इकट्ठे जाएंगे क्योंकि मरियम औरंगजेब साहिबा ने अभी मुझे खबर दी है कि उनकी बेल हो गई। शुक्रिया। नून लीगी नायब सदर प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुस्कुराते हुए उठी। मरियम नवाज ने इतने एतमाद से ये ऐलान कैसे किया? सवाल उठने लगे क्योंकि उस वक्त तो जज के चैम्बर में समाअत भी जारी थी। नून लीग के वकील तो 5 बजे तक ही कह रहे थे कि अभी हुक्म जारी नहीं हुआ। समाअत खत्म हो गई है, अभी वो जज साहब ऑर्डर लगा रहे हैं। अभी फिलहाल कोई ऑर्डर नहीं हुआ। कोई ऑर्डर नहीं हुआ। समाअत के दौरान कैप्टन सफदर की फोन पर किसी से बात भी कराई गई। मरियम नवाज की पेश गोई 1 घंटे बाद पूरी तो हो गई, मगर सवाल छोड़ गई कि जज के फैसले की पेश की इत्तला उन्हें किसने दी। कैप्टन सफदर को किसने गिरफ्तार किया? मरियम नवाज ने आईजी को अगवा करके गिरफ्तारी का इल्जाम लगाया। फजलुर रहमान ने रेंजर्स का नाम लिया, मगर सिंध हुकूमत ने मरियम नवाज के दावे की तायद नहीं की। सिंध पुलिस ने ट्वीट में गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया। कैप्टन सफदर को किसने गिरफ्तार किया? मरियम नवाज समेत पीडीएम रहनुमा मुतजाद बातें करते रहे। मरियम नवाज ने पहले कहा पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाहर पुलिस खड़ी थी और उन्होंने कहा कि हम आपको गिरफ्तार करने आए। उन्होंने कहा अच्छा, मैं कपड़े पहन लूँ, कपड़े तब्दील कर लूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ। अभी वो अपने कपड़े तब्दील कर रहे थे कि मुझे दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ें आई। पीडीएम सरबराह फजलुर रहमान के मुताबिक रेंजर्स वाले आए, दरवाज़ा तोड़कर सफदर को ले गए। रेंजर्स ने उनके कमरे पर धावा बोला, उनके कमरे का दरवाज़ा तोड़ा। बाद में मरियम ने भी आईजी को यरगमाल बनाए जाने का दावा किया। जब उनको कहा गया कि अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन करें तो आईजी साहब ऑब्वियसली घबरा गए। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा आप अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन कर दें, गिरफ्तारी जो है वो हम रेंजर्स से करवा लेंगे। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह ने मरियम नवाज के दावे की तस्दीक से गुरेज किया। जो सवाल आपने किया उस पर लीडर साहिबान बोल चुके हैं और चीफ मिनिस्टर सिंध ने उस पर इंक्वायरी को करवा रहे हैं। सिंध पुलिस ने ट्वीट करके बताया था कि गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई है। बाहर शर्मिंदगी, नदामत, मुआजरतें और अदालत के अंदर कैप्टन सफदर की जमानत की मुखालिफत। फ्रेंडली फायरिंग नहीं, कानूनी मामले पर डबल गेम खेला गया। सिंध हुकूमत के प्रोसिक्यूटर ने जमानत की भरपूर मुखालिफत की। वकला ने कहा मुल्जिम के खिलाफ संगीन इल्जामात हैं, जमानत नहीं दी जाए। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और पीपल्स पार्टी का डबल गेम। अदालत के बाहर मरियम नवाज से शर्मिंदगी, निदामत और माजरतें।
सिंध हुकूमत नहायत ही दुखी। अदालत के बाहर रोना धोना मचाने वाली सिंध हुकूमत के प्रोसिक्यूटर ने अदालत के अंदर कैप्टन सफदर की जमानत की भरपूर मुखालफत की। वकला ने कहा कि जज साहब मुलजिम के खिलाफ इल्जामात संगीन हैं, इसे जमानत न दी जाए। इस सब के बावजूद राजा परवेज अशरफ ने मरियम नवाज के साथ बैठकर कहा कि बीबी हम शर्मिंदा हैं। बिलावल और जरदारी को वाक़े का शदीद दुख है। आसिफ अली जरदारी साहब को दुख है। मरियम नवाज साहब हमारी मेहमान थी, हमारी बहन है, हमारी बेटी है। तो चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसकी इन्वेस्टिगेशन का चीफ मिनिस्टर को हुक्म दे दिया है। पीपल्स पार्टी का दोगला रवैया देखकर नून लीग को शायद ये शेर याद आ रहा होगा, देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। शोहर की गिरफ्तारी पर मरियम नवाज ने हुकूमत को ललकार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, करीबी लोगों की गिरफ्तारियों से ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करो। उन्होंने कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी को पीडीएम में दरार डालने की साजिश करार दिया। कहा, हम बच्चे नहीं, सब पता है कि इसके पीछे कौन है। अगर किसी ने कराची में उनको गिरफ्तार करके ये तासुर देने की कोशिश की है कि शायद पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में या पीडीएम में दरार आ जाएगी, तो आप तो नासमझ हो सकते हैं, आप तो बेवकूफ़ हो सकते हैं। हम भी बच्चे नहीं, हमको सब समझ आ रही है कि ये क्या खेल खेला गया और इसके पीछे क्या मकासद थे। तो मैंने तो एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि इसके पीछे पीपल्स पार्टी, और हमें एहसास है और हम अलर्ट भी हैं और हमें पता है कि ये चीज़ें होंगी, तो हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वोट को इज्जत दो से किसको डर लगता है। इस नारे से उसको एतराज़ है जो वोट चोरी कर गया। कैप्टन सफदर को धमकियाँ बहुत देर से आ रही कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और ये बहुत हाईएस्ट लेवल से आ रही है। राती अन्नाद भी इसमें शामिल है, बहुत इमोशनल से इंसान है, वो बात कर देते हैं तो उनको धमकियाँ आ रही थी। और अगर कोई ये समझता है कि धमकियों से नवाज शरीफ मरूब हो जाएगा, मरियम नवाज मरूब हो जाएगी, या पीडीएम के इत्तेहाद में कोई फ़र्क आएगा या वो मरूब हो जाएंगे, तो उसकी खाम ख्याली है। मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके थ्रू मुझे ब्लैकमेल करने से बेहतर है मैं यहाँ बैठी हूँ, आओ और मुझे अरेस्ट करो। हिम्मत है तो करो, दुनिया देखे तुम्हारा मकरू चेहरा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करने का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए कोशिशें तेज करने की हिदायत की गई है। इदारों के खिलाफ बयानात का भरपूर जवाब भी दिया जाएगा। पास शब्बीर रिपोर्ट कर रहे हैं। ओपोजिशन को सियासी महाज पर ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान डट गए। पीटीआई के सियासी कमेटी बैठक में मुखालिफिन को टफ टाइम देने के लिए सख्त फैसले। हिज़्ब इख्तिलाफ के हुकूमत मुखालिफ जलसे, तब्दीली सरकार पूरी ताकत से मुकाबला करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियासी कमेटी को जारहाना हिकमत अमली के फैसले से आगाह कर दिया। अदालत को मतलूब नवाज शरीफ भी कानून से बच न पाए। लीगी कायद की वापसी यकीनी बनाने के लिए पार्टी रहनुमाओं को इक़दाम तेज करने की भी हिदायत। सियासी कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए इमरान खान का एक बार फिर करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का अज़्म। अपोजिशन जमातों के रियासत मुखालिफ बयानात और सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत। तय पाया कि अपोजिशन को ऐसी बयानबाजी पर अब किसी किस्म की रियायत नहीं मिलेगी। इदारों के खिलाफ बोलने वालों को भरपूर जवाब देने का फैसला भी हो गया। आपने मेरी गाड़ी से 15 किलो हेरोइन निकाली, मैं आपकी गाड़ी से 30 किलो निकालूंगा। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में राना सनाउल्लाह ने वफाकी वजीर अली जैदी को साफ साफ कह दिया। अली जैदी ने कहा, राना सनाउल्लाह की बात रिकॉर्ड पर रखी जाए, ये मुझे धमकियां दे रहे हैं। ने कहा कि आपकी गाड़ी से इन्होंने 15 किलो हेरोइन निकाल दी। तो इनकी गाड़ी से 30 किलो निकालेंगे? आप निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। ये चैलेंज नहीं है, ये धमकी और थ्रेट। धमकी का किस बात है? यार हमारी गाड़ी से तुम निकालो, हमारी नहीं। मैं कहता हूँ ये बनाए ना कमीशन, इस बात का फैसला करें वो 15 किलो हीरोइन किसकी है। तो जब 15 किलो हीरोइन इनकी है, इन्होंने मेरे ऊपर डाली है,
तो मैं इनके ऊपर क्यों नहीं डालूंगा? आप बताएं। ये टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे हैं, आपको डालनी है। ये टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे हैं कि ये थ्रेट कर रहे हैं मुझे, ये खुदा के वास्ते क्लिप भाई आपकी है ना, कि जब ये काम ये करेंगे इलीगल तो मैं बताऊंगा सर, उन्होंने तो टीवी पे मुझे धमकी दी थी नदीम मलिक के शो में। सर्दियों में फजाई आलूदगी में इजाफा एक बार फिर कोरोना की तेजी से फैलाव का बाइस बन सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खतरे से आगाह कर दिया। कोरोना का जिस तरह हमने मुकाबला किया और जिस तरह पॉलिसीज बनाई, आज दुनिया एक्नॉलेज करती है कि पाकिस्तान से सीखो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि पाकिस्तान उन 4 मुल्क में है जिन्होंने सबसे बेहतरीन फैसले किए, अपने लोगों को माशी तबाही से भी बचा लिया बनिस्बत हिंदुस्तान, और अपने लोगों को जाने भी बचा ली कोरोना से। मुझे डर ही है इन 2 महीने में, अक्टूबर का और नवंबर का महीना, वो शहर जिधर पोल्यूशन ज्यादा, मसलन फैसलाबाद है, लाहौर है, कराची है, पेशावर है, गुजरांवाला है, ये कोरोना फिर से ना सेकंड स्पाइक ना आ जाए। थोड़े केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन हमें खौफ है कि ज्यादा तेजी से ना बढ़े, जिसको मॉनिटर कर रहे हैं। कराची कैसा होता था? कराची आप जाओ, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, समुंदर में सारा हम सीवरेज फेंक रहे हैं कराची का। रिफॉरेस्टेशन की जरूरत है पाकिस्तान में, हमने तबाह कर दिया अपने जंगल। इसलिए एक तो हमारा 10 अरब दरख्त की जो एम्बिशियस जो हमारा टारगेट है, एक तो वो है, दूसरा अपने शहरों को साफ करना। अब तो दुनिया में जो वेस्ट है वो उससे तो बड़ा पैसा बनता है, उससे हम बिजली बना सकते हैं, तो उसके ऊपर भी अब हम लगे हुए हैं। मुल्क भर की तरह कराची में भी माह रबीउल अव्वल को इंतहाई जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। शहर की मुख्तलिफ मसाजिद और इमारतों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया जा रहा है। मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे यासिर हुसैन। जी यासिर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गुरु मंदिर पे, जहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं रबीउल अव्वल के हवाले से, जहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद जो है झंडे और बैजेस खरीदने में मसरूफ़ हैं। मेरे कैमरामैन फैसल आगाही अगर आपको दिखा सकें तो ये यहाँ पे जो कंजुल ईमान मस्जिद है उसको भी बहुत खूबसूरत बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। लेकिन यहाँ शरीकों यही कहना है कि रबीउल अव्वल आते के साथ ही हम बहुत जोश व खरोश के साथ इसको मनाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं चांद नज़र आते के साथ ही। जी बहुत शुक्रिया यासिर, आप अपडेट कर रहे थे। आज़ाद कश्मीर की हसीन वादी नीलम को बुलंद बाला चोटी हरी पर्वत को 5 दोस्तों ने सर किया। अमीरुद्दीन मुगल की रिपोर्ट देखिए। हिम्मत जवान, इरादे मजबूत और लगन सच्ची हो तो फिर नामुमकिन कुछ भी नहीं। वादी नीलम की बुलंद तरीन चोटियों में से एक हरी पर्वत, जिसे अब तक कोई सर न कर सका, इन 5 एडवेंचरस नौजवानों ने कर दिखाया। टीम लीडर का कहना है 17,300 फीट बुलंद पहाड़ पर चढ़ना इतना आसान भी न था। हाई मुश्किल ट्रैक था क्योंकि तकरीबन 1 किलोमीटर लेफ्ट या राइट जाना पड़ता था रास्ते को ढूंढने के लिए। वादी नीलम के नौजवान कहते हैं इन मुहिमात को जारी रखने से कोह पैमाई के शौक को फरोग दिया जा सकता है। दर्जनों पहाड़ ऐसे हैं जिनको सर किया जा सकता है। आइंदा का हमारा लाया अमल है इंशाअल्लाह के 1000 किमी की हाई पीक जो 21,000 फिट है, सरवाली पीक कुछ अर्सा पहले कुछ साथी डूब गए थे 3 साल पहले, हम उसको सर करने की कोशिश जरूर करेंगे। हुकूमत अगर बुनियादी सहूलियात फराहम करे तो वादी के दिलकश पहाड़ी सिलसिलों पर कोह पैमाई के जरिए सियाहत को फरोग दिया जा सकता है। अमीरुद्दीन मुगल, समा, वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।